5 और 6 सितंबर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब चलाता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूज, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल इसे असम में लॉन्च कर दिया गया। हालांकि गिद्धों के संरक्षण के और भी प्रयास हो रहे हैं, पर ये जो है वो थोड़ा टेक्निकल अप्रोच है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। असम में से लॉन्च किया गया द वल्चर नेटवर्क के नाम से। क्या नाम दिया गया है? तो द वल्चर नेटवर्क। किसके सहयोग से? तो वी फाउंडेशन यानी वल्चर फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। आप सब जानते हैं भारत में गिद्ध की या वल्चर की 9 प्रजातियां पाई जाती है। ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पारिस्थितिकी तंत्र का जो मरे हुए जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करके 2 काम कर देता है। एक तो अपघटन करने में आसान बना देता है चीजों को, दूसरा मरी हुई चीजों के कारण होने वाले प्रदूषण को वो कम करने में योगदान देता है। लेकिन उनकी खुद की जान पे संकट आया तो हमें इस तरह के अभियान की जरूरत पड़ी। डाइक्लोफेनाक आप जानते हैं, एक दवा दर्द निवारक होती है, पशुओं को दी जाती है। उसके कारण जब कोई पशु मर जाता है उस दवा के ज्यादा प्रभाव से, ओवरडोज से या फिर ऐसे भी, तो उस दवा का जो विषैला पदार्थ है वो गिद्धों तक पहुंच जाता है और गिद्धों की भी मौत हो रही थी। भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियां मैं आपको बताया, इसमें से स्लेंडर बिल्ड गिद्ध जो है वो सबसे संकटग्रस्त है। 800 से भी कम आखिरी बार जब इनकी गणना की गई थी तब पाए गए थे। यदि छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, जैसा कि आप अगर छत्तीसगढ़ से होंगे तो हमारे यहाँ बीजापुर का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अभी इनका नया अड्डा, नया घर बना हुआ है। आप उसमें थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वहां हम वल्चर रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका संरक्षण जो है वो एक कदम और बढ़ पाए। अगली न्यूज पर आते हैं। द चोला टाइगर्स एक नई किताब आई है। आमीश त्रिपाठी एक बड़े फेमस लेखक हैं, अक्सर इनकी किताबें बेस्ट सेलर रहती हैं। इन्होंने इससे पहले द शिवा ट्रायोलॉजी लिखी थी, मेलुआ के मृत्युंजय अगर आपको याद होगा, द सीक्रेट ऑफ नागाज नागाओं का रहस्य, और वायुपुत्रों की शपथ, ये उनकी शुरुआत की किताबें थी। ओथ ऑफ द वायुपुत्रास इस नाम से वो एक ट्रायोलॉजी लिखे थे। फिर उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के राम और उनके नाम पर किताबें लिखी, रामा ट्रायोलॉजी। और अब वो एक और ट्रायोलॉजी लेकर के आ रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री को बताते हुए, सोमनाथ मंदिर और उस पर हुए आक्रमण और उसे बचाने के प्रयास में जिन लोगों ने भाग लिया उसको लेकर। इसकी पहली कड़ी में उन्होंने सुहेल देव नाम का एक उपन्यास लिखा था, बहुत पॉपुलर उपन्यास था। उत्तर प्रदेश पर बेस्ड वो उपन्यास भारत के एक विस्मृत कर दिए गए, भुला दिए गए नायक की कहानी सुनाता है, सुहेल देव की कहानी। और अब वही दक्षिण भारत की तरफ से द चोला टाइगर्स, इसमें थोड़ा इतिहास और थोड़ा काल्पनिकता को समायोजित करके इस उपन्यास को लिखा गया है। इनके उपन्यास चूंकि बेस्ट सेलर रहते हैं, अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी तो मैं आपको बता ही दिया। इसके बाद आते हैं अगली न्यूज पर। बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना ये लॉन्च की गई। वीओ चिदम्बनार बंदरगाह तमिलनाडु, और ये जो वीओ चिदम्बनार बंदरगाह तमिलनाडु है, इससे पहले कांडला पोर्ट में भी एक बनाया गया था हरित हाइड्रोजन वाला। तो अब यहाँ दक्षिण भारतीय क्षेत्र का ये पहला समझ सकते हैं। सर्वानंद सोनोवाल इसका उद्घाटन किए। ये बंदरगाह पूरी तरह ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह कहलाएगा ओवरऑल। यदि देखा जाए तो कांडला में भी एक परियोजना इसी तरह की बनी। इस सौर संयंत्र से बंदरगाह की सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता 1.04 मेगावाट हो गई है और देश के बंदरगाहों में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता। और ध्यान रखें, तमिलनाडु में समुद्री विरासत संग्रहालय का भी उद्घाटन आज ही के दिन किया गया। इसके बाद आते हैं भारत और सिंगापुर के मध्य समझौता। लगभग 60 सालों से दोनों देश एक दूसरे के हाथ थामे चल रहे हैं और इस कड़ी में अभी उनके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ यात्रा पर आए थे। तो उनके प्रधानमंत्री यानी कि सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग वो हमारे यहाँ आए हुए थे और इस बीच समझौता हुआ हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर बनाने का। इसका मतलब है कि दोनों देश के मध्य हरित ईंधन आपूर्ति, उड्डयन, प्रशिक्षण और पर्यटन का विकास होगा। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगले पर आते हैं, राष्ट्रीय संस्थान फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025। हाँ, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है, इसलिए कि आप इसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अलग पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में अलग। छत्तीसगढ़ वाला अगर आप न्यूज देखे होंगे, मैं वहां अपडेट दिया था। यहाँ आईआईटी मद्रास जो है वो लगातार 7वें साल भारत का सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान डिक्लेयर किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की बात कर रहे हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है, आईआईटी बॉम्बे तीसरे पर है। वो लिस्ट यहाँ भी मौजूद है। ये 2025 का है या 2024, आप देखें सब वैसा ही चल रहा है लगभग, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो। मद्रास वहां भी, आईआईएससी बेंगलुरु वहां भी, आईआईटी बॉम्बे इस बार भी, पहले भी आईआईटी दिल्ली चौथे पे, वहां भी इस बार भी,
IIT कानपुर वहां भी इस बार भी, IIT खड़गपुर वहां इस बार भी सेम तरह का। इसके बाद फिर परिवर्तन होना शुरू होता है। यहाँ रुड़की की जगह जो है एम्स दिल्ली आ गया है, लेकिन टॉप 6 तक सेम टू सेम है। तो अगर आपने पिछले बार याद किया था तो अब और मदद हो जाएगी। इसके अलावा यदि देखें तो मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद बेस्ट रहा, बेंगलुरु और फिर कोझिकोड के IIM बेहतर रहे। शोध कार्य के लिए IISc बेंगलुरु सबसे बेस्ट संस्थान रहा, और मेडिकल के संदर्भ में एम्स दिल्ली सबसे बेस्ट रही, उसके बाद चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। तो ये जो लिस्ट है इससे कई बार सवाल आते रहे हैं, और ये तो IIT मद्रास तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगली न्यूज पर आते हैं। लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लग रहा है। हमारे यहाँ कहने का मतलब भारत के संदर्भ में कहा तो हमको हरियाणा जाना पड़ेगा, गुरुग्राम और IMT सोहना करके जगह, वहां पर इसे बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? ALT कंपनी है, जापान की, वो स्थापित करेगी। 3000 करोड़ रुपए का लगभग परियोजना है ये। एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी केंद्र होगा। हर साल आप देख रहे हैं 20 करोड़ बैटरी का उत्पादन यहाँ संभव हो सकेगा। तो याद रखेंगे, गुरुग्राम से ही पूछेगा तो गुरुग्राम याद रख लेंगे, जापान की मदद से बन रहा है। एक पंक्ति वाले कुछ समाचार है मेरे पास, आज थोड़ा शॉर्ट रखने का कोशिश किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं अमित मिश्रा भारत के बड़े जाने माने क्रिकेटर रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट से अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्रिकेट के हर रूप से कह लीजिए। फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी, उनका निधन हो गया। इटली के थे। अरमानी सूट्स तो आप जानते ही होंगे, सुने होंगे, गानों में देखा होगा। ऑफ कोर्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहने हैं क्या, बताइएगा। ठीक, नेपाल जो है वो एक बड़ा फैसला लिया है और हलचल मच गई बेचारों। हाँ, अभी यहाँ ऐसा फैसला हो जाए हम सब हिल जाएंगे। हाँ, 26 सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिए, इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, हाँ इंस्टा भी, ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, वो सब का सब एक साथ बैन कर दिया। नेपाल वालों का क्या हाल हो रहा होगा पता नहीं। वो लग रहा होगा कि हम पुरातन युग में आ गए हैं, पर हाँ ये उसने फैसला किया है। UPI से भुगतान की सीमा, यानी कि वो वाले भुगतान जो व्यापारियों और एक कस्टमर और व्यापारी के बीच होता है, उसमें बड़े भुगतान की सीमा 10 लाख रुपए तक निर्धारित कर दी गई है। पहले 5 लाख रुपए थी। इसके बाद आते हैं एक पंक्ति में और समाचार है। पीयूष गोयल भारत के नए खनन सचिव, ये मिनिस्टर वाले पीयूष गोयल मत चले जाना, भारत के नए खनन सचिव बना दिए गए हैं। VL कांताराव के स्थान पर, नाम पर लिखा गया स्थान पर। एडिटर क्या कर रहे हो यार। अरुंधति राय की किताब आई है नई, मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति राय वो लेखिका है जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी किताबें लेकिन अक्सर चर्चा में आती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब पहले भी लिखी थी। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश के सियांग में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। स्वाइन फ्लू से तो आप समझ ही गए होंगे कि वो जो पिग्स हैं, सुअर हैं, उनके माध्यम से वो फैल जाता है। थाईलैंड के नए PM बना दिए गए हैं अनुनित चारना विराकुल। अभी थाईलैंड के जो महिला PM थी शिवनात्रा, उनको एक कंट्रोवर्सी के कारण हटा दिया गया और ये नई नियुक्ति हुई। तो ये थे आपके लिए कुछ समाचार। आई होप अपडेट हो गए होंगे, कम है पर मैं आगे के दिनों में इसको कवर करता जाऊंगा। बाकी ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं आपसे।